यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है, ये तो मुसलमानों का असलन इशू नहीं है, इशू ही नहीं है मुसलमानों का। ये इशू एक्चुअली अगर किसी का इस मुल्क में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी को करता है तो वो तो हमारे ट्राइबल्स हैं। सबको साथ लेके एक मुश्तरका डेलीगेशन अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना सके तो ये असल कामयाबी होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। जितने ट्राइबल लीडर हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ रियासतों में, उनसे राब्ता कायम करना और फिर पॉलिटिकल पार्टी से करना एक ही है। आपने 80% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड 20% लोगों के लिए लाया जा रहा है? और क्या फिर हम उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं? अकेले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोएक्टिव हो जाना मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक है, और ये जो है हुकूमत के पाले पे खेलने के मुतरादिफ होगा। आपने यूसीसी को खारिज कर दिया था अभी 5 साल पहले 2018 में, तो आज आप जो हैं वो किस हैसियत पे कर रहे हैं और उसको किस बुनियाद पे खारिज किया गया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए लॉ कमीशन से भी। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स टीवी। अभी जिस तरह से यूसीसी का मामला काफी सुर्खियों में है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पूरे मामले को लेकर लॉ कमीशन को अपनी सिफारिशात भेजी हैं, इस पर पूरी तरह से ऑब्जेक्शन दिखाया बताया है और उसके साथ ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से मिलने का सिलसिला शुरू कर इसके खिलाफ राह हमवार करने की एक कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की थी, बाकी और जो सियासी पार्टियां हैं अपोजिशन की, उनसे भी मुलाकात करने की बात कही जा रही है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मुस्लिम तंजीमों और उलमा इकराम की एक लिस्ट जारी कर ये कहा गया है कि ये पूरे देश में माहौल बनाएंगे इसके खिलाफ, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ है। और उसके साथ ही एक बात ये सामने आ रही है, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस तरह की एफर्ट कर रही है, कई तबके ऐसे हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया, बरेलवी उलमा इकराम की वहां पर नुमाइंदगी नहीं है, अहले हदीस लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। और कई 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 जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप अगर जाकर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या उसके अलावा ट्विटर पर आप देखते हैं, तो इस पूरी जो सरगर्मी है उसमें जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अपने हम ख्याल लोगों को जो उसका विरोध कर रहे हैं उनको साथ मिला करके इसकी लड़ाई लड़ी जाए। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को लड़ाई अपनी खुद लड़नी होगी, इसमें किसी को साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं कि आदिवासी को अलग करने की बात कही जा रही है, सिख समाज जो है वो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की बात कर रहा है और कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, तो शायद उनको भी अलग कर दिया जाए। अभी जिस तरह से नागालैंड के सीएम का बयान आया कि ईसाइयों को अलग रखा जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों पर लागू होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो स्कॉलर हैं और अक्सर आप इनको टीवी डिबेट्स में देखते रहते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, स्वागत है आपका न्यूज एमएक्स में। क्या कहना चाहेंगे, आपने मेरा इंट्रो सुना, क्या कहना चाहेंगे? एक तबका है मुसलमानों का जो ये कह रहा है कि कब तक दूसरे के कंधों पर बरकर बंदूक चलाते रहेंगे, आपकी ये अपनी लड़ाई है, खुद लड़नी पड़े। मेरा ख्याल थोड़ा मुख्तलिफ है। इस मुल्क में अकेले किसी को भी कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और हमने देखा है कि अकेले लड़ाई लड़ने वाले तन्हा पड़ गए हैं और मार्जिनलाइज हो गए हैं। आपको याद है कि जब यहाँ पर किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के तबकात उनके साथ थे, तो 13 महीने वो सड़क जाम करके बैठे रहे और आखिरकार हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। आपने देखा सीएए की लड़ाई में बज़ाहिर मुसलमान महसूस हो रहे थे, लेकिन लड़ाई में तकरीबन सभी शरीक थे किसी न किसी हैसियत में, तमाम तबकात ने मिलकर लड़ी थी लड़ाई। तब आज तक सीएए इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और एनआरसी का कोई जिक्र बाकी नहीं रहा। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां हैं जो मुश्तरका तौर पर हमें लड़नी चाहिए। एक बात, दूसरी बात, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है, ये तो मुसलमानों का असलन इशू नहीं है, इशू ही नहीं है मुसलमानों का। ये इशू एक्चुअली अगर किसी का इस मुल्क में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी को करता है तो वो तो हमारे ट्राइबल्स हैं, और ट्राइबल्स में भी कई किस्म के ट्राइबल्स हैं। अकेले मणिपुर और नागालैंड में 32 ट्राइब हैं, 32,
जी जिनके अलग-अलग पर्सनल लॉ कोड्स हैं, बिल्कुल एक जी दूसरे से मुख्तलिफ। मुल्क की 12 रियासतों में 10% पॉपुलेशन ट्राइबल की रहती है, जो 350 से ज्यादा पर्सनल लॉ अपने रखती हैं। तो ये तो उनकी असल लड़ाई है। हमारे जी लिए तो ये ज़रूरी है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए भी ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से वो कल कांग्रेस के पास गए, उससे पहले उन्हें जाना चाहिए था, और अभी भी जाना चाहिए, उसका वक़्त है कि वो होम मिनिस्टर के पास जाएँ। जिस तरीके से नागालैंड के ट्राइब्स और दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ट्राइब्स ने होम मिनिस्टर से मुलाकात की, उस तरीके से मुसलमानों को ये चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अकलियत है, या ये कहिए कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हम हैं। मैं ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कहना पसंद करता हूं कि जी अब जी अपने साथ इन्हीं तमाम ट्राइब्स को जोड़ें, क्योंकि 10% ट्राइब कम नहीं होते हैं। ये 12 से 14 करोड़ के करीब की आबादी है मुल्क की, जी जिनके ऊपर इसकी गाज पड़ती है। तो तमाम ट्राइब्स को जोड़ें, तमाम सिखों को भी साथ में लें, ईसाइयों को भी साथ में लें, जो हमारे साउथ इंडिया के हिंदूज हैं, जो नॉर्थ इंडियन हिंदूज के पर्सनल लॉज को नहीं मानते, उनको भी साथ में लें, और सबको साथ लेके एक मुश्तरका डेलीगेशन अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना सके, तो ये असल कामयाबी होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मेरा ख्याल है इस तरफ उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, और उनको ये ध्यान देना चाहिए। खाली कांग्रेस से मिलना और फिर ये कहना कि हम सारी पार्टियों से मिल रहे हैं, शिवसेना से जी कोई सेंट्रल डेलीगेशन नहीं मिला है। बॉम्बे के कुछ जी लोग पर्सनल लॉ बोर्ड के जाके शिवसेना से मिले हैं, और जी इसके अलावा अकाली दल से अभी तक कोई मुलाकात हुई मुझे नहीं मालूम। टीएमसी से क्या कोई मुलाकात हुई है मुझे मालूम नहीं। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप से क्या मुलाकात हुई है मुझे नहीं मालूम है। और ये सीपीआई सीपीएम के लीडरों से कोई मुलाकात हुई हो मेरे इल्म में नहीं है, या एनसीपी के लोगों से कोई मुलाकात हुई। ये कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी तक सिर्फ एक कांग्रेस से मुलाकात सामने आई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुलाकातें करनी है, रायम्मा हमवार करनी है, तो जितने ट्राइबल लीडर हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ रियासतों में, उनसे राब्ता कायम करना, और फिर पॉलिटिकल पार्टी से करना एक ही है। अकेले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोएक्टिव हो जाना, मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक है, और ये जो है हुकूमत के पाले पे खेलने के मुतरादिफ होगा। मुझे अभी बिल्कुल, भी लग बहुत रहा अच्छी है बात आपने कही है। जिस बोर्ड तरह से इस पूरे प्रोएक्टिव है। मामले को लेकर यही सवाल पहले दिन से उठाया जा रहा है कि जिस तरह से गोदी मीडिया इसको मोदी वर्सेस मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहती है, हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहती है, तो शायद इस तरह से उनका मकसद पूरा हो जाए, जैसा कि अभी आपने कहा। इसके साथ ही सवाल बहुत ज्यादा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से सुशील मोदी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो इसको लेकर के बोर्ड बनाया गया, कमेटी बनाई गई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि इससे ट्राइबल्स को अलग रखा जाए। कल नागालैंड के सीएम का बयान आया कि ईसाइयों को अलग रखा जाए। तो क्या फिर अगर इन सब चीजों को, इन तमाम तबकात को अलग कर दिया जाता है, तो फिर तो सिर्फ मुसलमान ही बचते हैं। ये बड़ी अहम बात है। देखिए, सबसे पहले सुशील मोदी जो लॉ एंड जस्टिस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, 17 जी मेंबरान हैं उस स्टैंडिंग कमेटी के, जो मेंबरान पार्लियामेंट है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के। उनकी मीटिंग में लॉ कमीशन के चेयरमैन एंड सेक्रेटरी भी मौजूद थे, और वहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम ट्राइबल्स को इससे एक्सक्लूड कर देंगे, और सिक्स को भी इससे एक्सक्लूड करने पर गौर कर सकते हैं। ये बात सबसे जी पहले सुशील मोदी ने कही। उसके बाद जब कल अमित शाह से मिले हैं ये, तो सुनने में ये आया, और अखबारात ने इसको कोट किया, कि होम मिनिस्टर ने नागा लोगों से और वहां के दूसरे ट्राइबल लोगों से ये वादा किया है कि हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप सारे 10% ट्राइबल को एक्सक्लूड कर दें, सिखों को एक्सक्लूड कर दें, क्रिश्चियंस का भी नाम लेके कहा कि हम क्रिश्चियंस को भी एक्सक्लूड कर देंगे, बुद्धिस्ट को भी एक्सक्लूड कर देंगे। और हिंदूज तो हिंदू का जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसमें टैक्स के एग्जेम्पशन और दूसरे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि टैक्सेशन का तो मामला ही नहीं है, इसलिए उनको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो आपने 80% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दिया। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड 20% लोगों के लिए लाया जा रहा है? और क्या फिर हम उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं? और क्या वो यूनिफॉर्म कोड हमारा जो सेक्शन 4 का आर्टिकल 44 है, उसकी स्प्रिट के मुताबिक होगा? क्योंकि उसमें जी तो ढाई लाइन का वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें ये कहा कि जब एंटायर कंट्री और तमाम सिटीजन
एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आमादा हो जाएं, इसकी कोशिश स्टेट को करनी चाहिए, ये कहा है। लेकिन अगर आप एक्सक्लूड करते जाएं तो फिर तो ये खाली मुसलमानों का इशू रह जाएगा, कोई और इशू नहीं रहेगा। लेकिन इसका इंतजार हमें उस वक्त तक करना चाहिए क्योंकि बॉल सरकार के अभी कोर्ट में नहीं है, बॉल लॉ कमीशन के कोर्ट में है। और लॉ कमीशन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी सवाल करना चाहिए और मुल्क के दूसरे तमाम तबकात जो इसकी जद में आते हैं उनको भी ये सवाल करना चाहिए कि भाई जब आप 21वां लॉ कमीशन थे तो आप ही ने लॉ कमीशन की हैसियत से ये कहा था कि यूसीसी नीदर डिजायर नॉर रिक्वायर्ड और वेरियस पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन होना चाहिए। आपने यूसीसी को खारिज कर दिया था अभी 5 साल पहले 2018 में। तो आज आप जो हैं वो किस हैसियत पे कर रहे हैं और उसको किस बुनियाद पे खारिज किया गया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए लॉ कमीशन से भी और सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने इसे क्यों खारिज कर दिया। तो जब तक ये लॉ कमीशन के पास है तब तक तो हमें लॉ कमीशन को अप्रोच करना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं और किसी एक्सक्लूजन का मतलब ये होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहा। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है उसके बारे में हम सब बहुत वाजे जानते हैं कि बीजेपी 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन से लेके आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुखालिफ रही है, उसकी दुश्मन रही है, एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम होने से भी ज्यादा वो एक एंटी इस्लाम पॉलिटिकल पार्टी है और इसलिए वो यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बुर्का पहन के और ये बुर्कापोश खातून की तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ को कर्टेल करने की कोशिश है, तो वो मौका जब आएगा तब उसको उस हैसियत में रिएक्ट किया जाएगा। अभी कबल वक्त उसको रिएक्ट करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात कही है कि अभी इस पर कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है तो पहले से कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी होगी कि अगर इस तरह की चीज सामने आती है कि तमाम लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और सिर्फ मुसलमानों को इंक्लूड किया जाता है, जिस तरह से आप उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट अगर देखते हैं यूसीसी का, तो उसमें यहां तक के जो इद्दत होती है उस तक को के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। देखिए मेरा इसमें ब्रॉडली मानना यह है कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें और हम उसको समझें कि है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो दुनिया का इसको कहा जाता है कि हमारे मुल्क का जो कानून है दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून है। लेकिन इस बेहतरीन कानून के अंदर 3 बड़ी कमियां हैं। एक सबसे बड़ी कमी यह है कि दुनिया का सबसे लंबा कानून है, सबसे लंबा कानून है, पूरी दुनिया में इतना लंबा कानून कहीं नहीं है। और एक लंबा कानून की किताब को कभी भी कानूनदां अच्छे नुक्ता नजर से नहीं देखते। 12 सेक्शन में 395 एक्ट और फिर उनके क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज एक बड़ी मोटी किताब बन जाती है जिसे एक आम आदमी जिसके लिए वो कानून बना है उसे वो समझ नहीं पाता। एक बात। दूसरी बात कि इसमें एक तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, आर्टिकल 38 से लेके 51 तक 16 डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो कतई गैर जरूरी हैं। मेरे नुक्ते नजर से हमको ये सबको मिलके ये बात कहनी चाहिए कि सेक्शन 4 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हजफ किया जाना चाहिए क्योंकि वो सोशल गांधीयन और इक्वालिटी एंड जस्टिस की बुनियाद पर 16 बनाए गए। वो या तो कहीं ना कहीं अकोमोडेटेड है कानून में, दूसरी जगह पर उनका प्रोविजन मौजूद है, या वो फिर कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे जो फंडामेंटल राइट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें कोई कर्टेल कर ही नहीं सकता, कोई अदालत भी नहीं कर सकती, कोई सरकार भी नहीं कर सकती, वो उसमें जो सेक्शन 13 है, 14 है, 15 है, 19 है, 21 है, 25, 26, ये सारे जो फंडामेंटल राइट हमारे दस्तूर ने इस मुल्क के शहरियों को दिए हैं उन्हें कंट्राडिक्ट कर देता है बहुत सारी जगहों पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सेक्शन 4। इसलिए मेरे हिसाब से तो डिमांड इस मुल्क में होनी चाहिए कि सेक्शन 4 को एज ए होल जो 16 के 16 उसमें प्रोविजन उन सबको कर्टेल किया जाना चाहिए, उस सबकी कोई जरूरत ही नहीं है। प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए बहुत काफी है, उसके आगे जाके इतने सारे सेक्शंस की जरूरत क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में 1925 से एक बहस चल रही है। 1925 में मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले नेहरू ड्राफ्ट दिया था, उसके बाद और उस ड्राफ्ट को उसी वक्त उसमें बहस हुई तो 1934 के लाहौर के कांग्रेस के इजलास में उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद फिर बहस हुई तो मौलाना आजाद ने भी उस वक्त कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कयामत तक जो है इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। तो जो चीज मुमकिन ही नहीं है और अब 75 साल में हम एक मैच्योर में एक डेमोक्रेसी है,
पूरे हर हालत से गुजर चुके हैं, तो फिर हमको इस किस्म के प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की जरूरत क्या है? और आखिरी बात, किसने मुतालबा किया आज तक 75 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का? किसी कम्युनिटी ने भी मुतालबा किया? ना ईसाइयों ने, ना सिखों ने, ना ट्राइबल्स ने, ना बुद्धिस्ट ने, ना जैनियों ने, ना मुसलमानों ने, ना हिंदुओं ने, किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुतालबा नहीं किया सिवाय बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस के जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा किसी ने मुतालबा नहीं किया। जिन सुप्रीम कोर्ट्स के जो ऑब्जर्वेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आए, तीन चार ऑब्जर्वेशन है, शाहबानो केस के सिलसिले में आया था, चंद्रचूड़ साहब का, उससे पहले मालिक के केस में आया था, और एक सरला बुद्गल के केस में आया था। वो तीन चार ऑब्जर्वेशन इसलिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हैसियत से मौजूद है। अगर वो न हो तो मुल्क में जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो बहुत काफी है हर चीज को टैकल कर देने के लिए और हर सिचुएशन को टैकल कर देने के लिए। इसलिए इनको रिपील हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम यूसीसी पे बात करें। मैं ये मानता हूं कि हम तो पूरे के पूरे सेक्शन 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को रिपील हो जाना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तस्वीर रमेश साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से अब ये देखने में आ रहा है कि ट्राइबल्स के जरिए विरोध शुरू हो गया और कई राज्यों में ये धमकी दी गई है कि अगर इसको लागू किया जाता है तो एमएलए के घरों में आग लगा दी जाएगी। नागालैंड में कहा गया ये बात, और दो राज्यों में कल से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के जरिए विरोध प्रदर्शन कल देखने में आया, एक दिन का बंद रखा गया था। झारखंड में भी इस तरह का विरोध देखने में आया, और उसके बाद 30 जुलाई को पूरे देश को बंद करने का आह्वान किया गया है आदिवासियों के जरिए। तो क्या आसान होगा इसको लागू कर पाना, खासतौर से 2024 के इलेक्शन सामने हैं? जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 10% आबादी है और तकरीबन 80 सीटों पर इफेक्टेड है। 30-35 सीटें ऐसी हैं जो ट्राइबल्स के जरिए जीती जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। मैं बिल्कुल शुरू से इसी राय का हामी हूं कि ये इन्होंने बहुत जल्दी में और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो हमारा ये बिहार पटना में जो अपोजिशन की मीटिंग हुई है, उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के अंदर आया है, और आरएसएस के जो माउथ पीस जो ऑर्गेनाइजर है, उसमें जो एडिटोरियल छपा है जिसने कहा कि हिंदुत्व और मोदी के नाम पर अब आगे कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, इन दो बातों ने बीजेपी के अंदर एक खलफशार बपा कर दिया है, और ये लर्जा बरंदाम है, और इन्होंने अपनी शिकस्त को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। और उसके लिए प्रधानमंत्री को भोपाल की मीटिंग में यूसीसी का मुद्दा ये उठाना पड़ा। पक तो ये पहले से रहा था, किरण रिजिजू ने को जो हटाया गया था लॉ मिनिस्टर को, शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि पहले से पक रहा था। लेकिन भोपाल की मीटिंग में जिस तरीके से यूसीसी उठाया, और उठाने के बाद गोदी मीडिया में जो बहस इस पर शुरू की, और आरएसएस के जो बीजेपी के आईटी सेल है, आईटी सेल ने इस पर जो रुख इख्तियार किया, उसको सीधे सीधे मुस्लिम बनाम रेस्ट ऑफ द कंट्री बना दिया, जो असलन गलत है। तो ये बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। ट्राइबल मैंने अर्ज किया 12 रियासतों में ट्राइबल्स हैं, आप बता रहे 80 सीटों पे उनका इफेक्ट है, 35 सीटें जीती जाती हैं, 7% रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में उनकी सीटों का। और नॉर्थ ईस्ट की जो 23 सीटें हैं, खुद असम जिसमें यूसीसी लाने की कोशिश हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे थे और पॉलीगैमी पे पाबंदी लगाई थी उन्होंने, असम की 14 सीटों में से 9 बीजेपी ने जीती हुई है। असम बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है, बहुत बड़ा। जो अपर असम है तो सारा का सारा ही ट्राइबल है, लोअर असम में कोकराझार पूरा का पूरा ही ट्राइबल है, और उसके ऊपर त्रिपुरा में आपको मालूम है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी ट्राइबल्स की वहां पर बनी। कल वहां पर हंगामा हुआ असेंबली के अंदर, 3 जो ट्राइबल पार्टी के लोग हैं उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया। तो त्रिपुरा में भी वो प्रॉब्लम है, तमाम 7 स्टेट्स में वो प्रॉब्लम है। फिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये सारी रियासतें ट्राइबल डोमिनेटेड। खुद गुजरात में बहुत बड़ी एक ट्राइबल्स की पॉपुलेशन मौजूद है जो बीजेपी के लिए खतरा। तो ये बीजेपी के अपने ऊपर आके गिरने वाली गाज है। और एक बात याद रखिए, उत्तराखंड की आपने बात की, उन्होंने कहा था कि 30 जून को ड्राफ्ट आ जाएगा। 30 जून को उन्होंने कहा कि साहब कमेटी ने ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है। ड्राफ्ट क्या है ये वो बोले, ऑफिशियली नहीं बोले, मीडिया ने ड्राफ्ट की कुछ चीजें निकाल के लोगों को बताई, और वो सारी चीजें एंटी इस्लाम थी जो उन्होंने बताई, वो मुस्लिम टारगेटिंग थी। उसके बाद एक डेवलपमेंट ये हुआ
कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन को लेके दिल्ली आए और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और वजीर आजम से मुलाकात की। मुलाकात करते ही उनका रुख बदल गया और वो कहने लगे कि ये ड्राफ्ट, जो पहले वो कह रहे थे 86 मीटिंग की है और 2.5 लाख लोगों से हमने बात की है और उसके बाद ये ड्राफ्ट मुकम्मल होके आया है, लेकिन अमित शाह से मीटिंग के फौरन बाद वो बोले कि ये ड्राफ्ट अभी नामुकम्मल है, हम इसको अभी मुकम्मल करेंगे और हम यूसीसी लाने में देर तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जल्दी भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए उत्तराखंड में यूसीसी को आपने टाल दिया और ये हुआ होम मिनिस्टर से मिलने के बाद। सीधा मतलब ये, और फिर जब जो अभी बात की कि जिस तरीके से होम मिनिस्टर ने कहा कि इनको एक्सक्लूड कर देंगे, स्टैंडिंग कमेटी कह रही इन्हीं को एक्सक्लूड कर देंगे, इसका मतलब बीजेपी खुद खुद भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। 4 मिनिस्टर्स का जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में बनाया है, उसमें किरण रिजिजू ट्राइबल हो गए, स्मृति ईरानी को माइनॉरिटीज की तरफ से ले लिया, मेघवाल को दलितों की तरफ से ले लिया और एक साहब को लेके अब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, कितने दिन इसको टाल के रख सकता है पता नहीं। सही सूरत है हाल 13 जुलाई 14 जुलाई के बाद सामने आएगी, जब लॉ कमीशन का ये वक्त बुरा हो जाएगा अगर वो इसे एक्सटेंड नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि और उन्हें करना चाहिए कि इसको वो एक्सटेंड करें, लेकिन लॉ कमीशन क्या कहता है, 22वां लॉ कमीशन, असल चीज उसके ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन जितने बड़े तादाद में गैर मुस्लिमीन ने इस बार डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, इससे ज्यादा बड़े डेमोन्स्ट्रेशन और इससे ज्यादा बड़ी धमकियां इससे पहले आजादी की बाद से अब तक की तारीख में कभी नहीं दी गई हैं। जो उन्होंने कहा 60 एमएलए के घर जला देंगे, और मिजोरम ने कहा हमारे लागू नहीं हो सकता, मेघालय ने कहा हमारे यहाँ तो सोचिएगा भी नहीं, तमिलनाडु ने कहा सोचिएगा नहीं। आम आदमी पार्टी जो यहाँ कह रही थी कि हम उसूली तौर पर इसकी हिमायत करते हैं, उसके चीफ मिनिस्टर ने पंजाब में कहा कि हम पंजाब में नहीं आने देंगे। तो मुल्क की 14-15 रियासतें इसके मुखालफत में खड़ी हैं, 20% 25% आबादी इसकी मुखालफत में खड़ी है, बाकी को गवर्नमेंट एक्सक्लूड करना चाहती है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इतना आसान हुकूमत के लिए होगा, और अगर इन्होंने खींचतान करने की कोशिश की तो हुकूमत को ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए कि ये आर्टिकल 370 का मामला नहीं है कि आप सुबह को 11 बजे पार्लियामेंट में बिल रखेंगे और शाम को 5 बजे पास करवा लेंगे और अपोजिशन को भी राज्यसभा में आप मैनिपुलेट करके वहां भी पास करवा लेंगे। आज तक कश्मीर में आप वो नहीं हासिल कर सके जो आप हासिल करना चाहते थे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो सिर्फ कश्मीर का मसला था, पूरे मुल्क का मसला नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे मुल्क का मसला है। आपने अगर इसमें ये जबरदस्ती खींचातानी करने की कोशिश की तो इसका नुकसान इलेक्शन में भी होगा आपको, और नॉर्थ ईस्ट के मुल्क की पूरी इंटेग्रिटी, मुल्क की सालमियत को आप खतरे में डाल के मुल्क दुश्मनी का काम करेंगे अगर आपने जबरदस्ती कोई यूसीसी लाने की कोशिश। शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जिस तरह से यूसीसी पर अपनी राय रख रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरह से ये मामला हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश गोदी मीडिया के जरिए की जा रही है, लेकिन जिस तरह से और कम्युनिटी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, तो शायद सरकार के लिए इसको लागू कर पाना आसान नहीं।